13 अगस्त साल 2022 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में नानाखेड़ा बस स्टैंड के नज़दीक होटल नटराज की तीसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 303 में एक वेटर खाली कप और प्लेट लेने के लिए जाता है। उसने कमरा नंबर 303 के दरवाज़ा की डोर बेल बजाई, लेकिन न तो उस कमरे के अंदर से किसी ने कोई जवाब दिया और न ही किसी ने दरवाज़ा खोला। वेटर के बार बार बेल बजाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो परेशान होकर वेटर दौड़ते हुए सीधा होटल मैनेजर दुर्गेश के पास पहुंचा। होटल मैनेजर दुर्गेश उस समय किसी से बात कर रहे थे। वेटर ने घबराए हुए कहा कि सर, कमरा नंबर 303 का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। हालांकि मैंने कई बार डोर बेल बजाई और दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन फिर भी न तो कमरे से किसी की आवाज़ सुनाई दी और न ही किसी ने दरवाज़ा खोला। वेटर मैनेजर दुर्गेश से कहा कि शायद उस कमरे में कोई अनहोनी तो नहीं, लेकिन मैनेजर के कुछ कहने से पहले ही उसके पास बैठे हुए एक आदमी ने जवाब दिया, मैडम तो कमरे में ही थी, लेकिन उनका साथी किसी काम से बाहर गया हुआ है। मैनेजर दुर्गेश को बताया कि उस लड़की का साथी बाहर जाते समय यह कहकर गया था कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम लोग मैडम का ख्याल रखना। लेकिन उसे गए हुए काफ़ी देर हो चुके हैं और वह अभी तक वापस नहीं आया। उस आदमी ने कहा कि मैं उसे अभी फ़ोन करता हूँ। इसके बाद उस आदमी ने रजिस्टर में कमरा नंबर 303 के कस्टमर का फ़ोन नंबर देखा और उसके नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसे कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश की, मगर उनका फ़ोन हर बार बंद ही आ रहा था और ये बात मैनेजर दुर्गेश को बताई। मैनेजर दुर्गेश को भी यह बात कुछ अजीब लगी। इसके बाद मैनेजर दुर्गेश तुरंत वेटर और दो लोगों को अपने साथ लेकर कमरा नंबर 303 पर पहुंचते हैं। दुर्गेश ने भी कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और न ही कमरे के अंदर कोई हलचल हुई, तो उन्हें किसी अनहोनी की होने की आशंका होने लगी। हो न हो कमरे के अंदर जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि कमरे में लड़की के साथ ठहरा हुआ युवा थोड़ी देर में आने की बात कहकर होटल से निकल चुका था और कई घंटे बीत जाने के बाद भी वहां वापस नहीं आया था। साथ ही उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से मैनेजर दुर्गेश को लग रहा था कि शायद उस लड़के ने ही कुछ किया है। इसके बाद घबराए मैनेजर वेटर से उस रूम की डुप्लीकेट चाबी मंगवाई, लेकिन जैसे ही उस कमरे को खोला गया तो वहां का दृश्य देखकर उन तीनों के होश उड़ गए, क्योंकि उस कमरे के बेड पर उस लड़के के साथ आने वाली लड़की का शव पड़ा हुआ था। उस लड़की का चेहरा खून से सना हुआ था। यह सब देखकर मैनेजर दुर्गेश की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वहाँ लोग समझ पाते कि उस लड़की के साथ आने वाला व्यक्ति ही उनका कत्ल करके वहाँ से फरार हो गया है। असल में होटल नटराज जाने माने होटलों में से एक था, जिसके ओनर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, जो कि इंदौर में रहने वाले थे। उधर होटल के दूसरे कस्टमर को भी जब होटल में किसी लड़की के कत्ल होने की जानकारी मिली, तो वहाँ लोग भी भागते हुए कमरा नंबर 303 के सामने पहुँच जाते हैं और फिर देखते ही देखते कमरा नंबर 303 के सामने कस्टमर की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि मामला एक लड़की के कत्ल का था। इसीलिए मैनेजर दुर्गेश ने इस घटना की जानकारी तुरंत नानाखेड़ा पुलिस को दे दी। होटल में हालात बिगड़ते देख मैनेजर दुर्गेश ने होटल के मालिक को फ़ोन करके सारी बात बता दी। नानाखेड़ा पुलिस की टीम भी तुरंत होटल नटराज के कमरा नंबर 303 पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां का मंजर इतना भयानक और खौफनाक था कि पुलिस वाले भी घबरा गए। हालांकि वहां के हालात को देखकर पुलिस भी समझ गई थी कि यह मामला कत्ल का है। इसीलिए पुलिस ने घटना स्थल की
बारीकी से जांच करनी शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस वालों ने देखा कि जिस लड़की का शव बेड पर खून से सना हुआ पड़ा था, उनकी उम्र करीबन 20 से 22 साल के आसपास थी। देखने से वह किसी सामान्य परिवार की लगती थी, लेकिन उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया गया था। इसके बाद पुलिस होटल के स्टाफ से भी पूछताछ करती है। होटल मैनेजर दुर्गेश ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि यह लड़की जिस लड़के के साथ आई है, उनकी उम्र लगभग 23 से 24 साल के आसपास थी। दुर्गेश ने आगे बताया कि जब यह लड़की उस लड़के के साथ होटल में आई थी, तो उस समय उनके कंधे पर एक कैरी बैग था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी कॉलेज की स्टूडेंट हो। मैनेजर दुर्गेश ने बताया कि उन दोनों ने होटल में शाम तक रहने के लिए कमरा बुक किया था। कमरा बुक करते समय उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया था। इसके बाद वहां दोनों कमरा नंबर 303 में चले गए। फिर करीब 1.5 घंटा के बाद वहां लड़का यह कहकर होटल से बाहर निकला था कि वह किसी काम से बाहर जा रहा है, मैडम अंदर ही हैं, तुम उनका थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन उनके जाने के कुछ समय बाद जब एक वेटर नाश्ते और चाय की प्लेट लेने कमरा नंबर 303 में गया, तो लड़की ने दरवाज़ा नहीं खोला, जिनकी वजह से होटल के मैनेजर ने कमरे की दूसरी चाबी मंगवाकर दरवाजे को खोला था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों का नाम और एड्रेस पूछा। मैनेजर दुर्गेश ने रजिस्टर लाकर पुलिस के सामने रख दिया। पुलिस ने उस रजिस्टर में उन दोनों लड़का और लड़की का नाम और पता चेक किया। वैसे तो आमतौर पर इस तरह की वारदात करने वाला अपना नाम और पता सही नहीं लिखवाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उन दोनों ने होटल में अपना नाम और एड्रेस बिल्कुल सही बताया था, जिसमें लड़की का नाम तनु परिहार की लड़का का नाम सुभाष पुरावाल लिखा हुआ था। जिसके बाद पुलिस उन दोनों के परिवार वाले को इस वारदात की जानकारी देते हैं और उन्हें तुरंत होटल नटराज पहुंचने को कहती है। इस दुखद घटना की खबर मिलते ही उन दोनों के परिवार वाले आनन फानन में होटल नटराज पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही तनु परिहार के परिवार वालों की नज़र अपनी बेटी के शव पर पड़ी, तो वहाँ लोग दहाड़ मारकर रोने लगे। उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि जिस तनु परिहार का कत्ल हुआ था वह घर की बड़ी बेटी थी। खैर, किसी तरह पुलिस और होटल के स्टाफ ने तनु के घर वालों को संभाला और उन्हें तसल्ली देकर चुप कराया। इसके बाद पुलिस ने तनु के शव का मुआयना किया। तनु का शरीर बुरी तरह से जख्मी था। उसके गले पर एक निशान, जबकि पेट पर 3 गहरे घाव के निशान मिले। छानबीन करने के बाद तनु परिहार के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। इसके बाद तनु की मां आशा देवी की सुभाष के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करा के आगे की जांच शुरू कर दी। तनु के परिवार वालों से पूछताछ करने के साथ ही पुलिस ने सुभाष के मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर लगा दिया था। जनता और मीडिया की प्रेशर की वजह से पुलिस भी तेजी से इस मामले की जांच करने में जुट गई थी और फिर साइबर सेल की मदद से मात्र 24 घंटे के अंदर ही सुभाष की लोकेशन का पता लगा लिया जाता है। उसकी लोकेशन आगरा में पाई गई थी। इसके बाद नानाखेड़ा पुलिस ने आगरा पुलिस की मदद से सुभाष को अरेस्ट कर लिया और फिर उन्हें नानाखेड़ा पुलिस स्टेशन लाकर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। दरअसल सुभाष शुरू से ही बिगड़ैल और आवारा लड़का था। उसने बड़ी मुश्किल से 10वीं क्लास पास की थी। इसके बाद सुभाष ने भी अपने पिता आत्मा राम की तरह ही ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। सुभाष न्यू इंदिरा नगर कॉलोनी में रहता था। उनके घर के सामने ही तनु भी अपने परिवार के साथ रहती थी। तनु के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उनके परिवार में उनकी मां आशा देवी और उनके 2 छोटे भाई थे। घर का खर्चा चलाने के लिए
तनु की मां आशा देवी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती थी। यानी उनके घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अपने 3 भाई बहनों में तनु सबसे बड़ी थी। उनके पिता की मृत्यु तभी हो गई थी जब तनु बहुत छोटी थी। इधर पति की मौत के बाद बच्चों की परवरिश की सारी जिम्मेदारी माँ आशा देवी के कंधों पर आ गई थी, जिससे उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। आशा देवी ने मेहनत मजदूरी करके अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। उनकी बड़ी बेटी तनु बी.कॉम सेकंड ईयर की छात्रा थी। तनु परिवार का एक सुंदर और मिलनसार स्वाभाविक लड़की थी, क्योंकि तनु और सुभाष के घर आमने सामने ही थे। इसीलिए वहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हुए और एक साथ बड़े हुए थे। लेकिन जब तनु ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो सुभाष मन ही मन तनु से प्यार करने लगा। सुभाष तनु के प्यार में इतना पागल था कि वह तनु से बात करने के लिए, उनके करीब आने के लिए अपने ऑटो का भी इस्तेमाल करता था। असल में जब तनु कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती थी तो सुभाष पहले से ही अपना ऑटो लेकर उसके इंतजार में खड़ा रहता था। वो तनु को अपने ऑटो में बैठाकर उसे कॉलेज ले जाता और फिर उसे कॉलेज से वापस घर लेकर आता था। सुभाष तनु को उनके घर के करीब छोड़ देता। उधर तनु भी अब धीरे धीरे सुभाष को प्यार करने लगी थी। इसके बाद उन दोनों को जब भी मौका मिलता तो वहाँ दोनों एक साथ घूमने फिरने भी जाने लगे। समय के साथ साथ उन दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा। वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के सपने देखने लगे और जब भी वहाँ दोनों साथ होते तो अपना शादीशुदा जीवन के बारे में बातें करते। सुभाष तनु को ऐसे सपने दिखाता था कि तनु उन सपनों में खो जाती थी। वो दोनों शादी करके अपना घर बसाना चाहते थे। इनके बाद 9 जुलाई 2020 को, यानी इस घटने के 1 महीने पहले, उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद 23 जुलाई को चिंतामढ़ गणेश मंदिर जाकर उन दोनों ने पूरी रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। इस तरह सुभाष और तनु शादी के बंधन में बंध गए थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब शादी के बारे में अपने घर वालों को बताने का समय आया तो सुभाष ने बिना झिझके इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दे दी। उसके परिवार वालों ने उन दोनों की शादी तो स्वीकार भी कर लिया, लेकिन इधर साहस न जुटा पाने के कारण तनु ऐसा नहीं कर पाई। प्यार की भावनाओं में बहकर उसने सुभाष से तो शादी कर ली, लेकिन अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि जब उसे अपनी माँ का प्यार और पिता की मृत्यु के बाद उसके लिए उसकी माँ का जीवन भर का संघर्ष उसे याद आ रहा था। अपनी माँ की कुर्बानियों के सामने तनु को अब सुभाष का प्यार कम लगने लगा। उनकी माँ ने उन तीनों भाई बहनों को बहुत कठिनाइयों से पाला था। इन सब चीज़ों को देखकर वह अपनी माँ से धोखा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने शादी का यह राज अपनी माँ से छिपाई रखा। लेकिन उधर अब सुभाष से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वह तनु के साथ शादीशुदा जीवन गुजारना चाहता था। इसीलिए वह तनु पर साथ रहने के लिए दबाव बनाने लगा। लेकिन जब शादी के बाद भी तनु उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई तो सुभाष का सब्र का बांध टूट गया। उसने तनु के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया। उधर जब तनु को यह पता चला कि उसकी माँ उनके लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता तलाश कर रही है तो उसे लगने लगा कि माँ का दिल दुखाना ठीक नहीं है। लेकिन जब सुभाष को पता चला कि तनु की माँ तनु के लिए एक लड़का तलाश कर रही है तो उसे तनु पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि तनु जब पहले ही उनके साथ शादी कर चुकी थी तो फिर वह किसी और से शादी कैसे कर सकती थी। इसके बाद जब सुभाष ने तनु को समझाने की कोशिश की, वह तनु के सामने हाथ जोड़ता है, उसकी मन्नतें करता है और उसे अपने शादी का वादा भी दिलाता है। लेकिन तनु
सुभाष की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। 13 अगस्त यानी घटने वाला दिन सुभाष का मन बहुत उदास था। वह एक बार तनु से मिलकर उसका आखिरी फैसला सुनना चाहता था। उस दिन सुभाष ने यह भी तय किया था, अगर इस बार भी तनु उनके साथ रहने से इनकार कर दिया और अगर तनु ने किसी और से शादी करने की बात कही तो वह उसे खत्म कर देगा, क्योंकि वह चाहता था कि अगर तनु उनकी नहीं हो सकती तो फिर किसी और की नहीं होने दूंगा। इसके लिए सुभाष ने होटल नटराज को चुना। होटल नटराज के कमरा खाली है या नहीं यह जानने के लिए उसने अपना नाम विकास बताकर पहले होटल के मैनेजर दुर्गेश पटेल से बात। इसके बाद सुभाष ने तनु को मैसेज करके कहा कि मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उस दिन तनु ने भी सोचा था कि आज सुभाष से मिलकर वह इस मामले को ख़त्म कर देगी। इसके बाद तनु ने अपना कोचिंग बैग और एक पानी की बोतल उठाई और अपनी माँ से कोचिंग क्लास जाने की बात कहकर वहाँ सुभाष से मिलने के लिए चली गई। उधर सुभाष ने एक दिन पहले ही मार्केट से 2 चाकू खरीदा था। वहाँ उसे लेकर तनु से मिलने के लिए निकल गया। इसके बाद वह तनु को उसके घर के सामने से ही अपने ऑटो में बैठाकर उसे होटल नटराज ले गया। वहाँ उन्होंने होटल में एक कमरा बुक किया था। फिर वे दोनों कमरा नंबर 303 में चले गए। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले सुभाष ने चाय और नाश्ता मंगवाया। चाय पीने के दौरान ही सुभाष ने तनु के साथ फिर से अपनी शादी को लेकर बात करनी शुरू कर दी। लेकिन बात करते करते उन दोनों में बहस होने लगी और यह बहस इतना ज़्यादा बढ़ गई कि उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। जहां तनु अपनी शादी को लेकर अपनी मां के फैसले को आखिरी फैसला बताते हुए अपनी बात पर अड़ी हुई थी, वहीं सुभाष भी गुस्से में आकर कहता है कि जब तुम मेरे साथ 2 बार शादी कर चुकी हो तो फिर तुम तीसरी बार किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। तनु सुभाष को समझाते हुए कहती है कि वह शादी हम दोनों की बहुत बड़ी भूल थी। तनु ने सुभाष से कहा कि अब मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे पिता के बगैर बहुत मुश्किल से हमारी परवरिश की है। तनु ने कहा कि मैंने पहले ही अपनी माँ से छुपाकर तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहकर दोबारा गलती नहीं करना चाहती। तनु ने कहा कि मैं अपने माँ को और दुखी होते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए मैं अपनी माँ की पसंद के लड़के से ही शादी करूँगी। लेकिन यह बात सुनकर सुभाष भड़क जाता है। सुभाष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कमरे में टहलते हुए तनु से कहा, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं? इस बात पर तनु ने गर्दन झुकाते हुए कहा कि हाँ सुभाष, हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। लेकिन सुभाष ने चाकू निकालते हुए तनु से कहा कि तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। इतना कहते ही सुभाष ने तनु का गला रेत दिया। वार इतना तेज था कि तनु की आधी गर्दन कट गई। तनु चीखते हुए बेड पर गिर पड़ी। उनके बेड पर गिरते ही सुभाष ने उनके पेट पर भी कई वार किए। तनु कुछ देर तड़पती रही और फिर उनका शरीर हमेशा के लिए शांत हो गया। सुभाष ने जब देखा कि तनु का शरीर ठंडा पड़ चुका है तो उसने तनु का फोन उठाया और काम का बहाना बना वहां होटल से बाहर निकल गया। वहां से निकलकर बस पकड़कर वहां अपनी मौसी के घर आगरा चला गया। सुभाष से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू, तनु का मोबाइल फ़ोन और ऑटो रिक्शा को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद पुलिस ने सुभाष के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आज की कहानी पर आपका क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।